वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 21 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए दोनों लिसनर व्यूअर हैं, चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट आप लोग सुझाव दे सकते हैं या कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कल लिंक मिला होगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो 67 और 68 बीपीएससी के संदर्भ में है। टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है जिसमें आप लोगों को 50 टेस्ट दिए जाएंगे और जिसका मात्र फी रखा गया है 499 है। यह विस्तृत टेस्ट होगा। वैसे अभ्यर्थी जो अभी नए नए बिगनर हैं उनके लिए 67 में वो बैठ रहे हैं जिनकी तैयारी कम हुई होगी, साथ ही साथ वो 68 को टारगेट लेकर चल रहे होंगे, उनके लिए बैच है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए जो ऐसे अभ्यर्थी हैं। कोशिश रहेगा 67 में भी आपका पीटी क्लियर हो, पर कुछ कारणों से नहीं हो पाता है तो उनको अगले शिफ्ट में जब 68 आएगा वो जल्द नोटिफिकेशन आप लोगों को मे बी जनवरी तक वो उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो आप लोग तैयारी अभी से ही कीजिए, जो भी चीज़ें दी जाती है उससे टॉपिक रिलेटेड आप लोग टेस्ट ज़रूर दीजिए ताकि जो तैयारी का मानक है वो आप लोग तय खुद से कर सकें। और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप पर बहुत से टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया बहुत लो प्राइस में। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से एक बेनिफिट ये है कि आपका सबसे पहले इसका पीडीएफ, अंडरलाइन पीडीएफ आप लोग को वहाँ प्राप्त होगा। साथ ही साथ बहुत से लिंक आप लोग को शेयर किए जाते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है। कल ही मैंने एक भारत सरकार का एक मैगज़ीन है उस पर मैंने आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड शेयर किया है। तो आप लोग ज़रूर उससे शामिल हुई ताकि आप लोग सारी चीज़ों को अवेयर के रूप में, अवेयरनेस के तरीके से आप लोग यूज़ कर सके अपने एग्ज़ाम मटेरियल के तौर पर। तो ज़रूर युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होगी और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध है। तो आप लोग विजिट करके सारी चीज़ों को से जुड़ सकते हैं, जो भी आप लोगों के लिए बिहार में बेटर होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर में। देखिए सीबीआई, कल सीबीआई के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। उससे पहले ईडी, लोकपाल सभी पर चर्चा की जा चुकी है। तो मैं आप लोगों को बार बार ये बातें नोटिफाई करता हूँ, नोटिस में लाता हूँ कि जो भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया जा रहा है उसे सीरियसली अपने स्टडी मटेरियल में शामिल कीजिए। अगर जो स्टूडेंट ऐसा कर रहा है तो विश्वास मान के चलिए, एक्सपीरियंस के होल्ड पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपके चयन का जो प्रतिशत रेट है वो और स्टूडेंट से काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है, उस पर आपका बार बार नज़र जाता है। तो चीज़ें आप अवेयरनेस के तरीके से आप लोग एक्टिव मोड में काम करते हैं ताकि जो भी प्रश्न आता है वो आपसे छूटेगा नहीं। सीबीआई कल पूरे टॉपिक को कवर किया जा चुका, सीबीआई से संबंधित, ईडी से संबंधित। बस आप लोगों को करना क्या है कि जो भी करंट इसमें अपडेट होता जाएगा उसके की नोट्स में ऐड करते जाइएगा। कि सीबीआई ने ईडी को, जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, कल छापामारी हो रहा है, उसमें एफआईआर का साझा कर दिया ईडी को। क्यों किया है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले अगर होंगे तो उसके जांच करेगा। तो जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित प्रमुखतः ईडी ही जांच करता है। तो यह संबंधित आप लोग को न्यूज़ है, आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। ये अगस्त का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें 2-3 बार रिपीट हो चुका है ईडी। तो आप लोग जरूर जाके प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है। तो आप लोग, या तो फिर आप लोगों को लिस्ट शेयर किया जाता है, लिस्ट शेयर में टॉपिक देख लीजिएगा भ्रष्टाचार के मामले में। संवैधानिक संस्थाएं कौन है, वैधानिक संस्थाएं कौन है, क्या सरकार के और भी संसाधन जिसके आधार पर इस प्रकार के मामलों की जांच की जाती है, तो सभी चर्चा की जा चुकी है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे ज़रूर कवर करते होंगे। सीरियस होकर चीज़ों को कीजिए। जो भी राय दी जाती है, सजेशन दिया जाता है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाता है। मुझे 3 टाइम एक्सपीरियंस होल्ड है इंटरव्यू तक जाने का।
हालांकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को, गलतियां जो हमने किया हैं वो आप लोग ना करें, तो ताकि आप लोग का चयन का प्रतिशत बढ़ता जाए। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पीटी में यहाँ से तो प्रश्न बार बार आप लोगों को देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू के लिए फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो आप इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने एक और युद्ध नहीं चाहता, एक और युद्ध नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जो है वहाँ के, जो हाल में बने हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा कहा गया है। और यह हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसमें यह बात की गई है। वहाँ पर वहाँ पर छात्रों के साथ छात्रों के साथ कुछ बातें की जा रही थी गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, तो वहाँ पर इनके द्वारा ये बात की गई है। तो अब एक युद्ध नहीं चाहता है भारत के साथ पाकिस्तान। तो यहाँ पर कुछ बातें की गई है इनके द्वारा, तो कुछ बातें यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है। इसके की नोट्स पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहले क्या उनके द्वारा कहा गया है ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। वह भारत का सब युद्ध नहीं चाहते, वह दोनों के लिए अस्थायी शांति की चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अस्थायी शांति की चर्चा होती है, पाकिस्तान का यह पूर्ववर्ती इतिहास है, जब भी अस्थायी शांति की चर्चा की बात होती है तो बैकडोर से आतंकी हमला और युद्ध जैसी स्थिति को कायम किया जाता है। तो सरकार को इस दिशा में सजग रहने की ज़रूरत है। और भारत सरकार का वर्तमान जो खुफिया तंत्र है बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तो चीज़ें हम लोग इसे पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, नेगेटिव हम लोग सतर्कता अपनी तरफ से बरत सकते हैं। पर इनकी क्या राय है पहले उनको देख ले, तो उसके बाद हम इसके सारे डायग्राम को देखेंगे। साथ ही साथ कश्मीर मसले पर निदान बातचीत करने से इच्छुक है, न कि युद्ध के जरिए। और दोनों देश एक और युद्ध की स्थिति में नहीं है। हालांकि पाकिस्तान जो संदर्भ हो रहा, अपने संदर्भ में बोल रहा है, भारत कभी भी प्रथम बार युद्ध नहीं छेड़ा है, आज तक का इतिहास है। तो इसके संदर्भ में जो बातें की गई है, कोई भी राष्ट्र प्रमुख अपनी ही बातों को रखता है, तो इसके संदर्भ में बातों को हम लोग देखेंगे। साथ ही देखिए क्या बोला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प जो है उसके अनुसार कश्मीर मसले का समाधान होना चाहिए। साथ ही साथ इनके हर साल जो मसले वार्ता के लिए तैयार, दोनों के लिए युद्ध विकल्प नहीं है। तो कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार अर्थव्यवस्था की बात की गई है। दोनों देश के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था विकास करने नागरिक कल्याण कार्य होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ें की गई है, परमाणु ताकत बचाव के लिए है, न कि युद्ध होना। इसे हमला करने के लिए पाकिस्तान की सेना का तैयार करने खर्च नहीं करता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान जो सेना है उस पर हमले के लिए खर्च नहीं करता, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए धन करता है, धन अपनी खर्च करता है। तो ये कितना अतिशयोक्ति है या कोई जग जाहिर नहीं है। 3 बार आपने हमला किया है अपनी सुरक्षा के लिए, हम लोग मानते हैं। कुछ बातें हैं जो हंसी के पात्र बन जाते हैं। पूरा इतिहास, पूरा वर्ल्ड जानता है इस नीति को, फिर भी हम कुछ बातें यहाँ पर अपने एस्पिरेंट के तौर पर बैलेंस वे में लेकर चलेंगे। इसके दोनों पक्ष को हम लोग जानेंगे, क्या यह सही है, क्या गलत है। साथ ही साथ जो आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का मसला है, आतंकवाद, दोनों के बीच तनाव की स्थिति का वजह है, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और भारत ने स्पष्ट किया 2014 के बाद जब तक आतंकवाद की जैसी घटनाएं होगी कभी भी शांति वार्ता नहीं होगी, एक टेबल पर नहीं होगा। साथ ही साथ 370 का जो मामला उठा, भारत ने जो संशोधन किया उसके बाद 2019 में, तो और भी मामले पाकिस्तान की तरफ से बिगड़े, या जो व्यापार था द्विपक्षीय व्यापार उसको एकाएक रोक दिया गया। तो यह सब बैकडोर में आपको न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ के की पॉइंट को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसके जो महत्वपूर्ण पूर्व से 47 से चली आ रही घटनाओं पर भी हम लोग महत्वपूर्ण नज़र। इससे पहले आप लोगों को एक प्लेलिस्ट आप लोग जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देखिए, भारत पाकिस्तान संबंध के बारे में सारे विवाद के कारणों, उसके हालिया हालात पर चर्चा की गई है, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। हम जो यहाँ पर न्यूज़ उठाया गया, जो पॉइंट उठाया गया, उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और जो अपडेट है उसको हम लोग सामने लेकर आएंगे। देखिए, पाकिस्तान और भारत के संदर्भ जो विवाद है, बहुत से विवाद है। एक कश्मीर मुद्दा है,
एक तो कश्मीर मुद्दा है, साथ ही साथ सीमा रेखा का मुद्दा है, साथ ही साथ आपको क्रीक रेखा का मुद्दा है, जल विवाद है, आतंकवाद है, और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अंतर्गतवाद देखने को बार बार देखने को मिलता है। पर कुछ बातें 2011 में स्पष्ट किया गया, उसी के आधार पर अब जो बैठकें होती हैं दोनों देशों के बीच, उन मुद्दों को, द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित किया था वर्ष 2011 में। उससे पहले थे बहुत सी रेखाएं की गई थी, पर 2011 के बाद स्पष्ट रूप से इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जैसे आतंकवाद के विरुद्ध मानवीय मुद्दे, वाणिज्य के आर्थिक मुद्दे, जल संसाधन सचिव के स्तर का तुलबुल नौवहन परियोजना जो उस पर भी चर्चा होती है। साथ ही साथ रक्षा सचिव स्तर का सियाचिन जो विवाद मुद्दा है वो भी रक्षा सचिव स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वास निर्माण जो है उपायों सहित शांति सुरक्षा को स्थापित करने के मुद्दे इसको शामिल है 2011 के जो बैठक की गई थी विदेश मंत्रियों में। फिर जम्मू कश्मीर विवाद, अब भारत इस मुद्दे पर जोर नहीं दे रहा है। जम्मू कश्मीर विवाद भी पाकिस्तान के बिहाफ में एक मुद्दा है जिसे सुलझाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विदेश सचिव के स्तर पर मैत्रीपूर्ण जो आदान प्रदान बढ़ावा देना, यह भी एक रेगुलेशन के तहत एक मुद्दा है कि विदेश सचिव के स्तर पर बैठकें आम की जानी चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उसको टेबल पर लाकर सारे शांति वार्ताएं स्थापित करनी चाहिए। ये देखिए एक सैद्धांतिक पहलू है जिस पर पाकिस्तान के संदर्भ में देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान रिश्तों में, कि सैद्धांतिक पहल तो बहुत बेहतर है, पर इसका वास्तविक जो नज़रिया है बार बार देखने को मिला, वो उरी का हमला हो या बहुत से आतंकी घटनाएं बार बार देखने को मिलती है, तो सभी बातें धरातल पर ही रह जाती है, उसका कोई क्रक्स नहीं बन पाता है। तो ये सबसे पहले तो भारत जिस मांग को रख रहा है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, तो ये सब चीज़ें समाप्त करने की ज़रूरत है। चलिए, तो पहला टॉपिक जो है संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षण समूह, जिसकी चर्चा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया है, तो वो क्या है? द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान जो है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UNMOGIP कहा जाता है। तो यह क्या था? इसकी स्थापना वर्ष जनवरी 1949 में की गई थी, जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए। उसके बाद सीमा विवाद हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा जब कबायली लोग कश्मीर में घुसे, उसके बाद जैसी यथास्थिति को कायम करने के लिए यूएन जो रेजुलेशन लेकर आता है उसमें एक पर्यवेक्षक समूह का गठन करता है, जो जनवरी 1949 में की गई थी। यह क्या करता है? कश्मीर में प्रथम युद्ध अर्थात 47-48 के बाद भारत कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संपर्क किया गया और इसे स्थापित किया गया। तो प्रथम युद्ध जब हुआ था कश्मीर के मुद्दे पर 1947-48 में, जो कबीलाई लोग थे पाकिस्तान के, वो भारतीय सीमा में घुसे और वहाँ पर कत्लेआम किया था, जिसके बाद भारतीय सेना जाके, उसकी स्थिति कुछ और ही थी, उस पर इतिहास बहुत व्यापक है। तो रणजीत सिंह के मामले में तो हम लोग चीज़ें देखेंगे और भी बेहतर। इसी क्रम में 1948 में UNSC सिक्योरिटी काउंसिल जो था, विवाद की जांच और मध्यस्थता हेतु भारत पाकिस्तान के लिए 3 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना करने संकल्प 39 लाता है। ध्यान रखिएगा, पहले संकल्प 39 आता है जो 3 सदस्यीय था। साथ ही साथ अप्रैल 1948 में इसके संकल्प 47 के तहत जो यह ग्रुप था को अपडेट करके UNMOGIP के रूप में पुनर्गठित किया, वर्तमान रूप से यही कार्यरत है। तो इसके संदर्भ में दोनों देशों का रुख क्या यह जान लीजिए। तो प्रस्ताव 47 को भारत ने नकार दिया। क्यों नकारा? उसके पीछे भारत का वजह है, वाजिब वजह है। क्या बोलता है भारत का तर्क यह है कि प्रस्ताव में पाकिस्तान द्वारा किए गए सैन्य आक्रमण को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसे वाजिब नहीं मानता है कि यह एक संप्रभु राष्ट्र पर किया गया आक्रमण था। और साथ ही दोनों एक साथ राजनयिक आधार पर रखना पाकिस्तान के आक्रामक रवैये को खारिज करता है। दोनों देशों को एक समान राजनयिक आधार देना इस रेजुलेशन के प्रस्ताव के तहत नज़रअंदाज कर दिया गया। तो भारत इसका सबसे बड़ा प्रबल विरोध इस आधार पर करता है। दूसरा,
कश्मीर के महाराजा जो थे उस समय हस्ताक्षरित विलय पत्र जो किया गया था एक्सेशन ऑफ पावर, तो प्रस्ताव को नज़रअंदाज कर दिया कि उसको साइड में रख दिया गया। इस प्रस्ताव 47 रेजुलेशन या प्रस्ताव जो यूएनओ का आया था उसे नहीं मानता है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है नकारने का। साथ ही साथ संकल्प 47 का पर पाकिस्तान, इसमें कश्मीर भारतीय बलों के न्यूनतम उपस्थिति की आपत्ति जताई थी। देखिए यह भी एक कारण है, पाकिस्तान के संदर्भ में भी बातें की जाती है कि कश्मीर में भारतीय बलों की न्यूनतम उपस्थिति को जताना कि इसमें संख्या जो भारतीय बलों की है जम्मू कश्मीर में संख्या घटाए, कम करे। साथ ही साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रभावी पार्टियों के लिए राज्य सरकार समान प्रतिनिधित्व चाहता है। तो जिस प्रकार पाकिस्तान में जो प्रभावी पार्टियां हैं वहां पर जिस प्रकार के सिस्टम डेवलप है, वैसे अधिकृत कश्मीर में भी वो समान प्रतिनिधित्व चाहता है। तो इसका जिसे इस रेजुलेशन में यह संकल्प व्यवस्था नहीं दी, जिसके कारण इस संकल्प को पाकिस्तान भी नहीं मानता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है, या क्रक्स के रूप में हम लोग समझें तो विवाद बहुत पुराना है, उसके पीछे संयुक्त राष्ट्र का एक संकल्प भी है जिसके आधार पर चीज़ों को मॉडरेट करने की बात की जा रही है। पर ज़मीनी हकीकत जस का तस बना हुआ 1947 में जो था वर्तमान में भी है। अगर दोनों देश, मेरी समझ अगर जितनी है, और जो आपसी सहयोग पड़ोसियों के साथ होनी चाहिए, देखिए हम दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते हैं। यह बात समझने, दोनों देशों को समझने की ज़रूरत है, भारत पाकिस्तान दोनों को, खासकर पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान अपनी आर्थिक तरक्की एशिया में चाहता है तो सबसे पहले भारत के साथ उसे सहयोगात्मक स्थिति में आना पड़ेगा। उसे कुछ मुद्दों पर अपने राष्ट्रीय हित होते हैं जो कमोवेश वो बनाए गए हैं राष्ट्रीय हित, उसको त्याग करने की ज़रूरत है और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमने गलती कर दी है। 1947 में गलतियां हो गई हैं, 71 में गलतियां हो गई, उसे हम लोग सुधारने के प्रयास में दोनों देश एक दूसरे रास्ते पाए। कभी भी भारत इस संदर्भ में पीछे नहीं हटेगा। अगर पाकिस्तान एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत निश्चित तौर पर मानिए भारत 5 कदम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि भारत खुद चाहता है कि भारत का पड़ोसी जो भी हो उसको इस रूप से शांति स्थापित करे ताकि भारत एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरे। तो सबसे बड़ा जो अंतर्विरोध है पाकिस्तान के साथ उत्पन्न होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग व्यापार के संदर्भ में बात करते हैं कि व्यापार हालिया जो घटनाक्रम हुआ था, 370 का आर्टिकल आया था, हटाया गया था, तो उसके बाद हालिया स्थिति क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है। तो देखिए अगस्त 2019 में पाकिस्तान सरकार द्वारा व्यापार को रद्द करने का निर्णय लिया, क्योंकि 370 का संशोधन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा लिया गया था ना कि भारत सरकार ध्यान रखिएगा, पुनः पाकिस्तान सरकार ने इसे बहाल करने की अपील की है, तो एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बात है, साथ ही व्यापार को लंबित करने के लिए अंतर्निहित कारण भी था। क्यों था? भारत द्वारा पाकिस्तानी आयातों पर लगाया गया 200% सीमा शुल्क, उसके पीछे रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था कि आतंकवादी घटनाएं घट रही थी। साथ ही साथ जो चीज़ें अब उस समय का हालिया घटना थी जिसमें भारत उन आयातित वस्तु पर 2% का सीमा शुल्क लगाना अनिवार्यता नज़र आ रहा था, जिसके एक वर्ष बाद भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के पश्चात पाकिस्तान मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा रद्द कर दिया है। देखिए पाकिस्तान की कुछ नीतियाँ, ऐसी नीतियाँ होती है, इतनी आतंकी हमला होने के बाद, इतने युद्ध होने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए हुए था, पर पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, नेतृत्व करता है, वो आज तक भारत को फेवरेट नेशन का दर्जा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है। तो सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल पाकिस्तान सरकार की है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इसने अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में डेवलप नहीं किया है, कभी रुख रहा ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको साइड में जाननी चाहिए। पर भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा इसे दिया था, जिसे आतंकी हमले के बाद जो पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद इसे हटा लिया था। इस पर एक वीडियो भी बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को वहाँ सीखने को मिलेगा।
क्यों ऐसा कारण था? भारत पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए हुए था, ऐसा कुछ कारण था इतनी विवादास्पद स्थिति होने के बाद भी? तो इसको समझने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो में जाइए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सीरीज में होगा, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भारत पाकिस्तान होने वाला निर्यात जो है 60% का गिरावट हुआ। 2019 के बाद का हालिया आंकड़ा जो है कि गिरावट के साथ लगभग 816.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयात 97% गिरावट हुआ, जो मात्र 13.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। तो देखिए कितना बड़ा गिरावट दर्ज हुआ है। तो आपको यह आंकड़े यूज़ करने चाहिए जब भी इस प्रकार के आपको मेंस या इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो व्यापार सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, हमारा सीमाएं मुद्दा तो है ही, पर किसी भी देश को संचालित करने के लिए अर्थतंत्र होना एक महत्वपूर्ण कारक है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अगर सुधारने हैं तो लोगों के आवागमन के साथ साथ व्यापार के आवागमन को भी सुदृढ़ करना होगा। साथ ही साथ देखिए, वर्षों से भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार अधिशेष रहा है, अर्थात भारत निर्यात अधिक करता है पाकिस्तान को, आयात उससे कम करता है। तो आयात निर्यात की तुलना हमेशा राजनीति से जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ इसके आयात निर्यात को राजनीतिक कारण से हम लोग जोड़ देते हैं, सीधे सीमा सुरक्षा से जोड़ा जाता है, आतंकवाद से जोड़ा जाता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या है। अन्य देशों के साथ आयात निर्यात को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, वहाँ हम कूटनीति से जोड़ते हैं। ध्यान रखिए, कूटनीतिक व्यवस्था कायम होती है। जैसे हम अगर चीन के साथ करें तो कूटनीतिक व्यवस्था होती है, या रसिया, अमेरिका या विश्व के कोई अन्य देश के साथ हम लोग करते हैं तो वहाँ पर कूटनीतिक व्यवस्थाओं को काबिज किया जाता है। पर जब हम पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट लेकर आता है तो वहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा भी जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों देश के राजनीतिक मूल ढांचा बनाया गया है वो सीमा विवाद या देशभक्त या के संदर्भ में इंगित किया जाता है। कमोवेश या मानिए या न मानिए, यह स्थिति हमेशा कायम रहती है। अगर कोई भी मुद्दा ज्वलंत करना है, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आना है किसी भी लोगों को, तो तुरंत पाकिस्तान और इंडिया का मुद्दा उठाइए और आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम पेपर लाइट में आ जाते हैं। तो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, राजनीति को जोड़ दिया जाता है। तो यह भी एक कारक है यहाँ के आयात निर्यात कम होने का, व्यापार द्विपक्षीय व्यवहार कम होने का। तो एक सबसे बड़ा कारक यह भी माना जाता है। हालांकि इसे आप कभी लिखिएगा नहीं मेंस पेपर में, क्योंकि यह एस्पिरेंट के तौर पर आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, पर यह शब्द आप लिख सकते हैं, राजनीतिक कारक से जोड़ा जाता है। उसके एक्सप्लेनेशन को मत लिखिएगा कि क्या पीछे का दरवाज़ा, वो ऑटोमेटिक लोग समझ जाते हैं। तो बस मैं समझाने के लिए बात बोला था ऐसा। तो एस्पिरेंट है, यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट है, सरकारी सेवक बनने जा रहे हैं, नौकरशाही के रूप में काम करेंगे, तो वहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का चयन नहीं होता है। तो इसलिए आप उन शब्दों का चयन करें जिसमें बैलेंस की स्थिति हो, तो ये बैलेंस की स्थिति को कायम करता है। चलिए नेक्स्ट है वित्त वर्ष जो 18-19 था। हालांकि 20-21 में कुछ हुआ नहीं, 22 में भी कुछ वर्तमान तक हुआ नहीं है। तो 18 वित्तीय वर्ष 18-19 का ही डाटा इसके पास है। तो जो पाकिस्तान भारत के शीर्ष 50 व्यापारिक भागीदारों में थे एक था। ध्यान रखिएगा, भारत ने अपने वित्तीय वर्ष 18-19 में इसे शीर्ष व्यापारिक भागीदारों के रूप में शामिल किया था। लेकिन वित्तीय वर्ष 19-20 में यह मोस्ट फेवर नेशन का जब सूची से हटाया गया तो पाकिस्तान बाहर कर दिया गया, तो स्थिति पाकिस्तान की और बद से बदतर हो गई। तो ये स्थितियाँ बहुत ही कमोवेश देखने को मिलता है। अब पाकिस्तान को भारतीय निर्यात कौन कौन से वस्तु होते हैं यह भी आप लोग को जानने की जरूरत है। प्रश्न आपको पूछ सकता है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान को कपास और जैविक रसायनों भारतीय निर्यात पर लगभग आधा भाग प्राप्त हुआ था। तो कपास और जैविक रसायन, साथ ही साथ वन वस्तुओं प्लास्टिक, टैनिंग, रंगाई के आर्क, परमाणु रिएक्टर के कुछ पार्ट्स, बॉयलर, मशीनरी और आंतरिक उपकरण शामिल थे। नोट याद रखिएगा, प्रतिबंध के बाद कई वस्तुओं का आयात भारी गिरावट आई, जबकि कपास के आयात पूरी तरह बंद हो गया, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा।
पाकिस्तान के लिए केवल दवा उत्पादकों की आयात में वृद्धि हुई, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दवा उत्पादों के जैविक रसायनों का आयात किया था। और भारत ने इस बिहाफ में कोविड के दौर में भारत ने सभी देशों का हेल्प किया था, बहुत से देशों का, जिसमें लिस्ट आप लोग समझ सकते हैं 100 के आसपास करीब देशों का इसने किसी न किसी रूप से सहयोग किया था। हमारे पड़ोसी देश जितने भी बांग्लादेश है, म्यांमार है, साथ ही साथ आपको कंबोडिया, श्रीलंका, मालदीव, सभी देशों को, यहाँ तक कि मेडागास्कर तक को भारत ने सप्लीमेंट दिया था। तो ये सब चीज़ें हुई थी। तो साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान से आयातित भारतीय आयात क्या क्या करता है, पाकिस्तान से भारतीय आयात क्या होता है। और वित्तीय वर्ष 18-19 में पाकिस्तान से भारत को आयातित प्रमुख वस्तुओं खनिज तेल, खाद्य फसल, नारियल, नमक, सल्फर, पत्थर, प्लास्टर सामग्री, अयस्क, लावा, राख, खाल और चमड़ा आदि शामिल है। तो यह आयातित और निर्यातित वस्तुओं का सूची है। तो यह भी आप लोगों को जानना चाहिए किन किन पार्ट पर दोनों देशों के बीच व्यापार होता है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें पहले छूट गई थी, रेजुलेशन पहले नहीं हुआ था कभी, तो आज इसे कवर कर लिया गया। और जो भी चीज़ें भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद का कारण है, समाधान क्या है, इस पर चर्चा देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट पर जाइए, सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग उसे कवर कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट को जरूर देखिए, ताकि सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को ही युक्ति IAS कवर करता है। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को एक नोटिस में दिया भी था, एक विकलिस का जो मामला है, उससे हम लोग जो बानो हैं, विकलिस बानो, उनके संदर्भ में जो कल टॉपिक आज आप लोगों को कवर किया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, बहुत चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगा। देखिए मुंबई के 26/11 दोहराने की धमकी मिली है। तो यहाँ पर धमकी के रूप में यह बताया गया है कि ओसामा बिन लादेन, जो अजमल कसाब या तो अयमान अल जवाहिरी नहीं रहे तो क्या हुआ, अब हम लोग हैं, तो हम लोग भी आतंकी हमला कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस ने इसे जल्द ही सजगता से लेते हुए इस पर STS ने छानबीन शुरू कर दी। तो यह एक देखिए, इस प्रकार के आतंकी हमले के जो धमकियाँ वो बार बार भारत को मिलती है, पर भारत भी सजग रहता है। तो 26/11 का मामला के संदर्भ में क्या था, 2008 में 26/11 का जो घटना हुआ था, 10 पाकिस्तानी आतंकी आए थे और 4 दिनों तक कोहराम मचाया था। और होटल ताज, होटल ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, लियोपोल्ड और नरीमन हाउस में हमला कर 166 लोगों को मारा। मैंने अभी आपको क्या बोला था, 11 से पहले जो 26/2008 था, उसमें वार्ता चल रहा था, भारत के साथ शांति वार्ता करना है। पाकिस्तान इस पर जोर दे रहा था और बैकडोर से यह आतंकी हमला हुआ था। अभी भी देखिए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जैसे ही ये बात बोलते हैं कि भारत के साथ शांति वार्ता करना है, तो वहाँ के जो चरमपंथी लोग हैं, आतंकवादी समूह हैं, इस प्रकार की धमकियाँ, इस प्रकार के हमला करने की साजिश रखते ताकि रिश्ते बिगड़े। उनका जो मोटो है वो फुलफिल हो। तो यह दोनों देश के हुक्मरान हैं, जो दोनों देश के जो नेतृत्व करता, उन्हें यह समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले आतंकवाद को समाप्त करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब भी आप दोनों देश एक पैरेलल बेंच पर बैठने की कोशिश करेंगे, तो ये बैकडोर जैसे आतंकवादी घटना है जो पीछे से हमला करेंगे और दोनों के रिश्ते समाप्त करेंगे, तो फिर आके हमारा जो स्तर है वहीं आके उतर जाएगा। पूर्वान्ह 1947 की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उसके बाद 71 की स्थिति हो जाएगी, 99 की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले दोनों देश के हुक्मरान को यही चाहिए कि आतंकवाद जो पाकिस्तान, उसको समाप्त करने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य करने की ज़रूरत है। इसके पीछे हालांकि यह दूर का चांद है, कब ये पूरा होगा ये खुद पाकिस्तान या हम भी नहीं जानते हैं कब यह होगा। चलिए, एक चीज़ बहुत अच्छा बिहार में एक न्यूज़ देखने को मिला है, जो राजग पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो वर्तमान उत्तराधिकारी जो तेजस्वी यादव हैं, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम लिया गया कि आपको आचार संहिता लागू किया गया उनके पार्टी में, जहां पर यह बात की गई है कि नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता को त्वरित क्रियान्वयन की सीख दी जाएगी और भी शिष्टाचार के मानकों को तय किया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है किसी राजनीतिक क्षेत्रीय दल पार्टी के द्वारा कि अपने
पार्टी के अंदर लोगों में जो पहले के मनोभाव, राजनीतिक मनोभाव उत्पन्न हुआ उसको कम करने के लिए शिष्टाचार और इस प्रकार के सकारात्मक कदमों को आगे बढ़ाया जाए। आचार संहिता को लागू किया जा रहा है। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों मामले हो सकते हैं, तो इसको कुछ दिनों तक और आने दीजिए। और भी राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार के काम करती हैं, तो इसके पक्ष और विपक्ष दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर एक कदम है, बहुत सराहनीय कदम, इसको सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को। और अपने सभी राजनीतिक पार्टी, वर्तमान में जितनी राजनीतिक पार्टियां, इस प्रकार की जो आचार संहिता है स्वयं से लागू करनी चाहिए कि जनता के आप हितैषी हों, न कि उनके शासक के रूप में काम करें। जनता लोकतंत्र के रूप में आपको प्रतिनिधि के तौर पर चुनती है, तो आप जनता के प्रति वफादार रहें, न कि अपने राजनीतिक समूहों के प्रति। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक हो सकता है जो रोड मैप तय कर सकता है कि भारत में लोकतंत्र को धरातलीय स्तर पर लाने के लिए कदम क्या क्या उठाए जा सकते हैं। अगर आप लोग की सुधार, चुनाव, लोकतंत्र में सुधार की अगर कोई इस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न आए, तो आप इसे केस स्टडी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार के निर्णय ले सकती है। तो चलिए नेक्स्ट है, तब तक चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। देखिए 1000 का जो टारगेट है, जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइबर का जो टारगेट है जल्द से जल्द पूरा करने में सहयोग कीजिए। हम लोग मात्र 250 के आसपास लगभग कम है, तो जल्दी आप लोग लाइक शेयर करते रहिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। देखिए इस पर न्यूज़ आपको पहले भी कवर किया गया, इसी वीक में शायद इसका न्यूज़ था, जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है, जिसमें मुकदमों की जो बोझ है न्यायालय पर, उसको कम करने के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जो कानून मंत्री हमारे रिजिजू है, किरण रिजिजू, उनके द्वारा कहा गया है। कल एक सशस्त्र जो बल न्यायाधिकरण, उस पर एक सम्मेलन था, उसमें ये बात की गई है। वर्तमान में लगभग 5 करोड़ के आसपास मामले पहुंच गए, जिसमें निचली अदालतों में 4.13 मामले हैं, ध्यान रखिएगा, करोड़ मामले हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं 72,000। तो ध्यान रखिएगा लंबित मामले। उनके द्वारा यह भी बोला गया कि 50 केस अगर सुप्रीम कोर्ट ये न्यायालय निपटाता तो 100 केस मुकदमे आ जाते। उसके पीछे कारण यह है कि लोग सजग हो गए हैं, लोग सजग हो गए और अपने अधिकारों की मांग करने के लिए न्यायालय में जाने लगे। पहले ऐसा नहीं था, बहुत से कारक थे जो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते थे, इसलिए संख्याएं भी कम रहती थी मामले के। साथ ही साथ यह भी था कि विवादों का लंबा खिंच जाना भी एक कारक रहा था, सबसे बड़ा कारक रहा संख्या में वृद्धि होने का। तो यह सब पॉइंट आउट पहले भी किया जा चुका है। तो उस न्यूज़ के साथ इसे अपडेट कर लीजिएगा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सम्मेलन को, ताकि चीज़ों को अपडेट किया जा सके। देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया गया जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, उनके द्वारा, कि 2010 से 2020 के दौरान लंबित मामलों की संख्या में प्रत्येक वर्ष 2.8% की वृद्धि हो रही है। तो यह भी आंकड़ा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो बस इसे करेक्शन कर लीजिएगा अपने पिछले नोट्स में, की नोट्स को ऐड कर लीजिएगा ताकि और भी चीज़ें इम्प्रूव हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार प्लेलिस्ट देता हूं, ताकि आप लोगों को न्यूज़ कवर करने में आसान हो। और कोई भी न्यूज़, अगर मान लीजिए आप कोई मेंस या तो इंटरव्यू या तो PT का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, कहीं फंसते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको टॉपिक को एक बार वीडियो देख लीजिए और चीज़ें अपना जो भी है डाउट्स उसको कम करते हुए आगे बढ़ जाइए। तो देखिए प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। अब मैं बोलता हूँ कुछ देखें न देखें, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो PT मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट किया जा रहा है, उसे ज़रूर देखिए। उससे आप लोगों को तीनों स्तर पर फायदा होगा, तीनों स्तर पर आपको उसका लाभ मिलेगा। और जब आपका PT क्लियर होगा तो इसकी प्रतिशत आपको, इसका जो वैल्यूबल पार्ट है वो समझ में आएगा। जब मेंस क्लियर होगा तो इसके वैल्यूबल पार्ट को समझ में आएगा। और इंटरव्यू में आपका जब आसान बना देगा इंटरव्यू के स्तर को, तैयारी को, तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि यह सीरीज कितना इम्पोर्टेंट है। इसकी जो आवश्यकता है उसे आज आप समझ में आएगा जब आपका PT क्लियर होगा, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर होगा। और अंतिम चयन होने के बाद आप स्वयं मुझे कॉल करके इसका थैंक्सफुल करेंगे अगर ये सीरीज़ कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपके सिलेक्शन में।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि करंट से आपको जुड़ के रहना है, कौन सी न्यूज़ चर्चा में है और कौन सी न्यूज़ बार बार चर्चा में है और उसी से प्रश्न बार जो न्यूज़ बार बार चर्चा में रहता है उससे प्रश्न बार बार तीनों स्तरों पर देखने को मिलता है, प्रीटी, मेंस और इंटरव्यू के स्तर पर। तो आप लोग उस न्यूज़ को कवर कीजिए। देखिए कल एक घटना हुआ था राजस्थान के एक मामले में, जहां पर एक 25 साल का युवक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने आत्महत्या कर ली और एक प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके गया कि प्रताड़ित किस रूप से इस एक्ट के तहत किया गया था। SC/ST एक्ट जो था, SC/ST एक्ट जो है उसके तहत कितना प्रताड़ित किया गया। इस पर एक वीडियो पहले भी बना हुआ है, SC/ST एक्ट, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ से सारे आपको डॉट्स जो है क्लियर हो जाए, वो किस प्रकार से उपयोगी है, उसका दुरुपयोग किस रूप से किया जाता है। उसका मैंने एक अपना उदाहरण भी दिया था, तो किस स्टडी को तो आप उसे यूज़ कीजिएगा। तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, युक्ति IAS पर जो प्लेलिस्ट है, समय निकालकर उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। आपके जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक है को कवर करेगा और एग्ज़ाम में बहुत से ऐसे प्रश्न उभर कर आएंगे जो बार बार आपको आने वाले समय में वो टॉपिक नज़र आएगा। तो वो प्रश्न के तौर पर जब भी शामिल होगा तो आपके लिए वो उपयोगी हो जाएगा प्लेलिस्ट। तो आप ज़रूर एक बार कम से कम जाके ज़रूर सारे प्लेलिस्ट में वीडियो जो है उसे देखिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पर लंपी स्किन जो वायरस जो आया था जानवरों पर, उस पर भी वीडियो पहले बन चुका है, तो इसे ज़रूर देख लीजिए। बस डाटा अपडेट करना है कि 50 जो 14 राज्य जो प्रभावित राज्य है उसमें 50% इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे जानवर, इसका तो ये आंकड़ा दिया गया है। तो उस पर चर्चा पहले भी किया जा चुका है। जो लंपी स्किन वायरस है वो क्या है, उससे संबंधित बीमारियाँ क्या क्या जानवरों में, इससे नुकसान क्या होते, सभी चर्चा की किन किन राज्यों में इसका बढ़ावा, इसके संबंधित जो डोज है। देखिए गोट पॉक्स वैक्सीन एडवाइजरी जारी किया है, तो इसे बस अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। गोट पॉक्स वैक्सीन किसके लिए, लंपी बीमारी के लिए, तो यह आपको महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस ऐड कर लीजिएगा उसके की नोट्स में। तो पहले का न्यूज़ है उसे ज़रूर देखे होंगे आप लोग, जो लोग नहीं देखें तो उसे ज़रूर जाके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रामीण आर्थिक आधार को सशक्त करेगी पैक्स। तो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, यानी जो पैक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, वो ऐसी सहकारी समितियां जो छोटे और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्ध कराने, स्वावलंबन को सशक्त बनाती है। पैक्स काफ़ी पहले देश में कार्य कर रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार इन्हें लेकर बड़ी योजनाएं बना रही है। हाल ही में बहुत से रिलीज़ किया गया इससे रिलेटेड फंड डिजिटाइजेशन करने के लिए, साथ ही साथ और भी प्रशासनिक सुधार करने के लिए इसके पैक्स में तो बहुत से कदम सरकार द्वारा किए गए। देखिए कुछ केस स्टडी है, आप इस केस स्टडी को ज़रूर आप अपने आंसर राइटिंग में, मैं हर बार केस स्टडी की बात करता हूँ, आप लोगों को भी लगता होगा कि केस स्टडी होता क्या है। जो भी किसी योजनाओं से संबंधित वर्तमान उदाहरण को पेश करता है तो उसे केस स्टडी के तौर पर शामिल किया जाता है। तो जैसे ही आप इस केस स्टडी को अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हैं तो आपके आंसर का जो मार्क्स है वो कम से कम 2 से 5 नंबर तो एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता और स्टूडेंट से। तो आप अगर प्रत्येक क्वेश्चन में अगर केस स्टडी जोड़ते हैं तो यूपीएससी में मान के लिए अप्रोक्स 15 क्वेश्चन है, तो आपको 30 नंबर तो 30 से 45 नंबर का फ़ायदा तो ऐसे ही हो जाता है केस स्टडी जोड़ने से। अगर पीसीएस में है तो आपको भी फ़ायदा हो जाता है लगभग 40-45 नंबर का। तो केस स्टडी को ज़रूर इंक्लूड कीजिए और हर टॉपिक का केस स्टडी आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा। कितनी बड़ी सुविधाओं को आप कितनी भी बेहतर तरीके से क्यों नहीं लिख दें, कितनी योजनाएं जो सरकार दे रही है, कोई भी योजना आप ले सकते हैं। जैसे कल मैंने हर घर नल योजना की बात किया, तो उसमें आप योजना के बारे में कितनी बेहतर तरीके से क्यों ना लिख दें, कितने अच्छे तरह से डायग्राम क्यों ना लिख ले। जब तक केस स्टडी अर्थात गोवा का उदाहरण, उसके कैसे उसने गोवा को 100% केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को लेकर आया, वहाँ पर योजनाओं को सफल किया, तो उसका लाभ किस स्तर पर हुआ, उसको केस स्टडी तौर के पर आप प्रस्तुत करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग 2 से 3-5 नंबर तक आपको बढ़ा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यह ज़रूरी है। इसके कुछ पॉइंट्स है, इसे आप लोग ज़रूर
कवर कीजिएगा। इसके की पॉइंट्स पर वो अभी चर्चा जस्ट कर लेंगे। बड़ा सहारा है तो क्यों है, 13 करोड़ किसानों की चर्चा की गई। 63,000 पैक्स कंप्यूटरीकृत किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। साथ ही साथ 2,516 करोड़ कुल राशि देश में पैक्स कंप्यूटरीकरण पर व्यय की जानी है। 1,528 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार की तरफ से कंप्यूटरीकरण के लिए दिया जा रहा है हाल ही में। ध्यान रखिएगा, ये सब आंकड़ा प्रस्तुत करिएगा आप लोग। इसके संदर्भ में हम लोग जब तक कुछ की नोट्स इसके उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जिसे पैक्स बोला जाता है, इंग्लिश में PACS जिसे कहा जाता है, या हिंदी में पैक्स इसको बोला जाता है। तो पैक्स ज़मीनी स्तर पर सरकारी ऋण संस्थाएं, याद रखिए ग्राउंड लेवल पर यही संस्थाएं अधिकतर कार्य करती है सीमांत किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, मध्यम किसानों के लिए। और यह क्या करता है, कृषि और कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यकालीन अवधि के लिए कृषि ऋण प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा किसका, अल्पकालीन और मध्यकालीन कृषि ऋण। देखिए इससे रिलेटेड आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा कि बैंकिंग सुधार, आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जिसमें अब तक के बैंक में किस प्रकार की नीतियों में परिवर्तन किया गया है, वहाँ पर आप लोग उस न्यूज़ को कवर कर लीजिए ताकि और भी चीज़ें आप लोग जान सकें। चलिए नेक्स्ट है, पैक्स मुख्यतः ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। ध्यान रखिए, मैंने आप लोग कितनी बार बताया है कि प्रश्न कैसे क्रिएट किया जाता है। यूपीएससी उस टॉपिक, मेन टॉपिक के सब पार्ट को ही उठा लेता है। तब देखिए ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर काम करता है। प्रथम प्राथमिक ऋण समिति है पैक्स के गठन 1904 में। यूपी PCS में कितनी बार पूछा गया है तो आप समझ सकते हैं। तो यह प्रश्न बार बार देखने को मिल सकता है। सहकारी बैंकिंग प्रणाली के आधार पर कार्यरत पैक्स ग्रामीण क्षेत्र में लघु अवधि और मध्यम अवधि की जो ऋण प्रमुख खुदरा बिक्री केंद्रों में गठन करती है। तो प्रमुख जो खुदरा बिक्री केंद्र है उसके सहायता उपलब्ध कराती है, वहाँ पर इसे क्रियान्वित किया जाता है। इसके स्तर पर उद्देश्य क्या है इसका जानने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यह देखिए किन किन पार्ट्स के लिए कार्य कर सकती है, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए ऋण लेने और सदस्यों का जो इसके समूह के सदस्य होते हैं आवश्यक गतिविधियों के समर्थन करने के लिए आवश्यक पूंजी जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा, सदस्यों के बीच बचत की आदत को सुधार लाने हैं। बचत हम लोग अगर 100 रुपया कमाते हैं उसमें हम लोग प्रत्येक 100 रुपये में 20 रुपये की बचत करते हैं तो एक निश्चित पीरियड के बाद एक इतनी राशि बचत हो जाती है जो हमारे जो इमरजेंसी के वक्त वो काम करती है। तो ये बचत की जो आदत है यह भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उद्देश्य इसका है, बचत की आदत को बढ़ाना। साथ उचित मूल्य पर कृषि आदानों और सेवाओं को आपूर्ति करना, उचित मूल्य पर भी देना है। साथ ही साथ सदस्यों के लिए पशुधन के उन्नत नस्लों की आपूर्ति और विकास के लिए भी यह व्यवस्था उत्पन्न करती है, व्यवस्था करती है। इसका उद्देश्य है पैक्स का। साथ ही साथ सदस्यों के लिए पशुधन, 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आवश्यक आदानों और सेवाओं की आपूर्ति के मध्य से विभिन्न आय सृजन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। आय के सृजन के अनेक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है यह पैक्स। साथ ही साथ पैक्स का महत्व क्या है यह भी जान लीजिए, क्यों इतना महत्वपूर्ण है पैक्स, सरकार इस पर काम करना चाहती है। तो इसके लिए एक कारक है, जैसे बहुआयामी संगठन है जो बैंकिंग, साइट की आपूर्ति, विपणन, उत्पाद और उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापार जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। एक समूह संगठित होता है जो एक संगठित रूप से कार्य करना पसंद करता है, उसी में पैक्स एक जो प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कार्य करती है। साथ ही साथ पैक्स वित्त प्रदान करने के लिए मिनी बैंकों के साथ साथ कृषि इनपुट और उपभोक्ता सामान प्रदान करने के काउंटर के रूप में भी कार्य करती है। तो देखिए कृषि इनपुट को लागू करता है, साथ ही साथ उपभोक्ता सामान प्रदान करता है और मिनी बैंकों के रूप में भी यह काम करता है। पैक्स समितियां किसानों को अपने खाद्यान्न संरक्षणों और भंडारणों हेतु भंडारण सेवाएं भी प्रदान करता है। तो आप देखे होंगे गाँवों में स्तर पर बहुत सी साख समितियां बनी रहती है जहां पर जो छोटे किसान होते हैं वो अपने ज़रूरत के अनुसार कार्य सेवा लेते हैं उसके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह संगठन है। नोट याद रखिएगा, क्या इससे रिलेटेड अपडेट नोट जो है, देश के सभी संस्थाओं द्वारा किए गए किसान क्रेडिट कार्ड जो KCC है ऋणों में पैक्स का 41% लगभग 3.01 करोड़ किसानों का हिस्सा है। ध्यान रखें कितनी बड़ी संख्या इसमें है।
पैक्स के जो जुड़े लोग हैं वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड में 41% तथा पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में 95% लगभग 2.95 करोड़ किसानों और छोटे किसान सीमांत किसानों के हैं। इन पैक्स के माध्यम से ही जुड़े लोग हैं जो किसी केसीसी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं उसके आधार पर। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने लगभग 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटलीकरण करने के लिए मंजूरी दी है, जो यहाँ पर चर्चा किया गया है। साथ ही साथ लगभग इसमें 2516 करोड़ के लागत से पैक्स को डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिसमें लगभग 13 करोड़ छोटे किसान और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। छोटे बड़े जितने भी छोटे और सीमांत जो किसान हैं 13 करोड़ उनको लाभ मिलेगा, 13 करोड़ किसानों को, जिसमें यह प्रत्यक्ष लाभ अंतर डीबीटी, ब्याज सहायता योजना, ISS, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और उर्वरक बीज आदानों जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में भी काम करने में मदद मिलेगा। तो कितनी महत्वपूर्ण योजना होती है यह समिति है, तो आप समझ सकते हैं इसके डायग्राम को, क्योंकि इतनी बड़ी विस्तृत परियोजना को इसने नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है। तो इसे ज़रूर आप लोग कवर कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोग को जरूर पीटी में मेंस में देखने को मिल सकता है, और जब यह चर्चा में होगा तो इंटरव्यू में भी यहाँ से प्रश्न उभरते हैं कभी कभी, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, देखिए पहले 2 दिन पहले भी, कल भी राष्ट्र विकास बनाने के राह में जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया उसमें कुछ बातें भ्रष्टाचार और परिवारवाद है, बहुत सी चीज़ों को रेखांकित किया, उसी पर यह भी लेख आया है। अभी बहुत से लोगों का लेख आएगा, तो सभी को कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। सभी लगभग अमूमन एक ही बात कहते होंगे, एक ही दिशा में जो समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए, तो आप बस इसे नज़र डालते रहिएगा ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें अपडेट होते रहे, की नोट्स में इम्प्रूव होता रहे। चलिए एक और भी है, निर्यात बढ़ाने में जुटा है भारत। लैटिन अमेरिका में 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री। तो पीटी ओरिएंट आप लोगों को एक टॉपिक मिला है, तो किन किन देशों में जयशंकर जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके 22 से 27 अगस्त तक उनका दौरा रहेगा लैटिन अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पैराग्वे तो जाएंगे ही, साथ ही साथ आपको वहाँ के आसपास जितने लैटिन अमेरिकी देश है उसके राजदूत से भेंट करेंगे। तो यह कि महत्वपूर्ण आपको प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, क्यूबा, मेक्सिको, पैराग्वे, सूरीनाम, कोस्टारिका, पनामा जैसे शहरों के राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। और लैटिन अमेरिका के साथ कुछ आंकड़ा दिया गया व्यापार का, वो भी आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से पीटी में पूछा जा सकता है किस रूप से, जब भी किसी दौरे का प्रमुख दौरे, और बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है दौरा से, तो ध्यान रखिएगा जब भी विदेशी दौरा या तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति या तो फिर जो विदेश मंत्री होते हैं उनका होता है, तो वहाँ से प्रश्न बीपीएससी करता है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, कल फिर हम लोग देखिए नहीं सॉरी एक और टॉपिक है, इसे भी आप लोग कवर कीजिएगा। पीटी ओरिएंट, वही मैं ढूंढ रहा था कहाँ चला गया। पीटी ओरिएंट यहाँ से टॉपिक प्रश्न किया जाता है जब भी इस प्रकार से प्रश्न न्यूज़ अपडेट होता है। तो स्कॉटलैंड स्टेडियम से लाया जाएगा भारत चोरी 7 कलाकृतियाँ। यह किसी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक कलाकृतियों को लाया जा रहा है। तो यह भी प्रश्न आपसे पीटी के तौर पर पूछा जा सकता है, जिसमें दक्षिण भारत की 14वीं सदी के ऐतिहासिक जो धरोहर है तलवार और मयान, उसको लाया जाएगा। साथ ही साथ कानपुर में एक मंदिर है जिसकी 11वीं सदी के एक पत्थर की नक्काशीदार दरवाजा, उसे भी लाया जाएगा। तो यह भी एक आप लोगों को कुल 7 कलाकृतियाँ स्कॉटलैंड म्यूजियम से लाया जाएगा। पहले जब कभी चोरी करके वहाँ ले गया था तो ले जाया गया था, जिसे स्कॉटलैंड म्यूजियम में रखा गया है, तो उसे भारत सरकार ला रही है। दोनों के बीच वार्ताएँ हो चुकी है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपको क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आज के न्यूज़ में इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़पेपर के साथ, और तब तक आप लोग चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, और जल्द से जल्द 1000 जो सब्सक्राइबर उसे पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग और बेहतर इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोग के सामने आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।